हेलो बच्चों, लेक्चर को आगे बढ़ा हुआ है। आज अपन लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? वेक्टर, वेक्टर की स्पेसिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और वेक्टर के अनुसार अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। एडिशन ऑफ वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था। 3 रूल पढ़े थे, ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम और पॉलीगन रूल पढ़े थे। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था, जो कि मैं तुम्हारे साइड में लिख देता हूँ। क्या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकला था क्या, जिसमें अपन ने अलग अलग केस लिखे थे। थीटा की वैल्यू जब 0 हो, थीटा की वैल्यू जब 90 हो, थीटा की वैल्यू जब 180 हो। इसमें अल्फा की वैल्यू 0 मिली थी, इसमें अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स डिपेंड करता है कि b कितना है और a कितना है मैग्नीट्यूड के आधार पर। और इसमें अल्फा की वैल्यू भी 0 या 180 एक तरीके से ये मान के चलो आगे या पीछे मिलेगा बच्चों। 180 कैसे 180 बच्चों, जैसे हमारे पास हमें पता ना 10 की वैल्यू 0 कितने पे होती है, 0 पे, और एक 180 पे भी होती है, 180 पे भी होती है। इसी प्रकार रिजल्टेंट वेक्टर का इसे जो भी प्रोसेस था इसे अपन कहते थे मैग्नीट्यूड। क्या कहते थे बच्चों? मैग्नीट्यूड। कुछ खुलासा करने वालों बच्चों जरा देखना, हमारे पास r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए और बोले कि a बराबर क्या है बच्चों? b है। a बराबर क्या है बच्चों? b है। a बराबर b करने पर और थीटा की वैल्यू कुछ भी दे दे, मान लो 60 डिग्री दे दे और बोल दे कि r की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या कर लोगे? r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो फॉर्मूला हमारे पास है ही। मैं थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहा हूँ, बाद में कभी अपन लिखेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे। मान ले कि ये दोनों बराबर क्या है? a के, ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 2a cos 60। तुम चाहो तो इसको सोल्व करोगे तो ये 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 से 2 कट गया, क्या √3a आंसर आ जाएगा। क्या r स्क्वायर की वैल्यू, r स्क्वायर हट जाएगा, वहाँ जाके रूट हो जाएगा। ये तो मेरे को मिली रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, मैंने बोला कि a बराबर b बराबर r, तीनों बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? a के बराबर है। बोला कि थीटा की वैल्यू बताओ, तो अपन क्या करेंगे? वही r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर भी आ गया a स्क्वायर, इधर भी आ गया a स्क्वायर, इधर भी आ गया a स्क्वायर, इधर भी आ गया 2a स्क्वायर, इधर भी आ गया cos थीटा। a स्क्वायर से एक a स्क्वायर काट दो, a स्क्वायर वहाँ चला जाएगा तो a स्क्वायर बराबर माइनस का चला जाएगा। ये 2a स्क्वायर cos थीटा चल रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, वापस 1 बचेगा बच्चों, 0 नहीं बचेगा इस बार। 1/2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हाफ कितने पे होती है तुम्हें पता बच्चों? 60 पे होती है, लेकिन माइनस हाफ है तो कितने पे हो जाएगी बच्चों? 120 डिग्री। ये मैंने टेबल बनाने सिखाई थी, इसका एक दूसरा तरीका भी सिखाता हूँ बच्चों। देखो, मान लो कि ये a स्क्वायर है बराबर a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर हो गया था, ये भी 2a स्क्वायर cos थीटा। बच्चों देखो जरा समझ में आया क्या? a स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं, तो यार a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉमन बचेगा 1 प्लस cos थीटा। a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 1/2 बराबर 1 प्लस cos थीटा। 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो वही -1/2 बचेगा। क्या फिर cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों? 120 डिग्री। दूसरा तरीका और देखो बच्चों, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि काटापीटी करूँ क्या? चलो ठीक है, हमारे पास एक चीज़ दे रखी है कि a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस cos थीटा, दोनों तरफ रूट लगा लूँ मैं, तो ये a बराबर √2a 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा कि बच्चों कोई परेशानी वाली बात नहीं है। a से a कट गया, 1/√2 बच गया, 1 प्लस cos थीटा बच गया, वो भी रूट का बच रहा है। रूट का है तो रूट को सोल्व करने का मैंने तुम पहले बता दिया, 1/2 cos थीटा/2 चलेगा। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा? हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने समझाया, तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूले के हिसाब से इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये सारी कहानियाँ ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये वाला समझ में अगर नहीं आया तो डाउट सिमर में बताना, सॉल्व करके फिर बताना मुझे कि आया या नहीं आया। ये मैंने छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है बच्चों। अपन इसी क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन की सीक्वेंस तो हमारे पास बहुत सारी है। जब अपन प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करेंगे तब अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहानी क्या है ना। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं बच्चों कि बोर्ड गंदा हो गया ना, वापस कोई बात नहीं। हमारे पास r बराबर a प्लस बी, ये कहाँ देखने को मिला है? बिल्कुल ट्रायंगुलर रूल और पैरेललोग्राम रूल में मिला है। लेकिन अपन को अगर r का मैग्नीट्यूड बोले, इसका मतलब कुल मिला के a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोला गया है, इसका मतलब r का मैग्नीट्यूड ही बोला गया है। और r का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला एक ही बच्चों, ये रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब भी ऐसा बोले कि ये निकालो तो अपन को निकालना क्या है बच्चों? यही फॉर्मूला यूज़ करना है। उतारते जाओ बच्चों जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा मजा आने वाला है अपन को। मिटा रहा हूँ मैं ये भी।
हेडिंग क्या लिखी बच्चों? एडवांस वेक्टर। एडवांस वेक्टर का मतलब हो गया वेक्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला है। अधिकतर 11th में और 12th में जो हमारे पास फिजिक्स वेक्टर के कंसेप्ट काम आए थे, उन कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हम एक्सेप्ट करते थे कि यार चलो ठीक है ऐसा कुछ होता था। लेकिन अब मैं तुम्हें वो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कंसेप्ट के आधार पर ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ यहाँ काम आने वाली है, तुम उसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूँ स्टार्ट करने से पहले। अपन ने एक एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या था एडिशन ऑफ वेक्टर? वही r बराबर a प्लस बी। अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो कौन सा है बच्चों? जैसे हम पढ़ रहे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया है जिसमें a माइनस बी होगा। अब ऐसा कब होता है ये मैं तुम्हें चीज़ समझाता हूँ बच्चों। देखो जरा समझना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक वेक्टर है a, ठीक है ना, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, दूसरा मार्क कर लूँ चौक, सॉरी, तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी। लेकिन बच्चों थोड़ा सा देखो b का रिवर्स वेक्टर क्या होगा? ये पीछे वाला याद आ रहा है? ऑपोजिट वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों, सोचो ये माइनस का हो गया तो क्या ये a माइनस बी हो जाएगा क्या? बस इसी को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसे बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं, एक्चुअली में ऑपोजिट वेक्टर को उसके साथ एडिशन को ही सब्सट्रैक्शन वेक्टर का नाम दिया गया। जल्दी से उतार लो बच्चों। तुम्हें याद है बच्चों, अपन जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये कौन सी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं अपन बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब एक हमारे पास मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया डाटा सामने आ गया है। नया डाटा सामने आ गया तो तुम जब भी डाटा सामने लेते हो तो क्या लेते हो? जोड़, बाकी, गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। ये चार चीज़ें तुम जरूर फॉलो करते हो। उसके बाद जो भी चल रहा है बोर्ड मास वो सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। लेकिन क्या अपन ने एडिशन पढ़ लिया, क्या अपने सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, क्या अपन को क्या पढ़ना है बच्चों? हाँ, अपन को पढ़ना है अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे बच्चों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणन। अपन वेक्टर का क्या करने जा रहे हैं बच्चों? गुणन करने जा रहे हैं। गुणन करने के लिए जरा सुनना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, वेक्टर, कोई चीज़ वेक्टर है कैसे पता चलेगा? जब उसके ऊपर या तो ये लगा हो या आई कैप जे कैप जैसे कुछ प्रजातियाँ जुड़ी हुई हो पीछे, ठीक है। और स्केलर का मतलब क्या था? स्केलर में कुछ भी नहीं, जैसे लिख दिया मैंने 2, जैसे लिख दिया मैंने a, जैसे लिख दिया 2√3, ये सारे क्या है बच्चों? स्केलर है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बच्चों? वेक्टर से। जैसे मैंने लिखा 3 × a वेक्टर, और अपन को बोल दे कि a वेक्टर जो है वो 2ik + 2jk + 3kk है, तो अपन क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ik + 2jk + 3kk। आंसर आया 3 2 6, 3 2 6, 3 त्रिका 9। इंग्लिश बोलो, 3 2 6, 2 2 9, ठीक है ना बच्चों। तो स्केलर को वेक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। स्केलर को वेक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी चीज़ और अंदर घुसाता हूँ मैं बच्चों, है ना। छोटी सी चीज़ और, क्लासिफिकेशन अपन ने वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए हमने बहुत सारे जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फलाना वेक्टर, ढीमका वेक्टर, ठीक है ना। मुझे जो वेक्टर पढ़ाना है वो कौन सा वेक्टर पढ़ाना है? एक वर्ड आता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। ये इस वाले हेडिंग का नहीं है बच्चों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मेरे को अभी याद आया है, इसलिए मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? तुम्हें याद है बच्चों, अपन एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये z है, जिसके यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप रिस्पेक्टिवली। i कैप, j कैप और k कैप। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z। ये 3 हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं। तो मैं अगर इसका बॉक्सेस बनाता हूँ, थोड़ा सा आगे निकल गया, अब ठीक है बच्चों, मैंने इसका बॉक्स बना दिया। तो बच्चों सोचो ज़रा कि क्या यही वेक्टर जो है वो पोजीशन बता रहा है क्या इसकी? ये वेक्टर जो है वो इस P पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए बच्चों? ओरिजिन चाहिए होता है। ओरिजिन मतलब 0, 0, 0। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से मिलकर बनाया जाता है वो उस कोऑर्डिनेट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। उस वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर।
ठीक है ना। अ वेक्टर इज नोन टू बी पोजीशन वेक्टर इफ इट्स बिलोंग्स फ्रॉम ओरिजिन, या फिर वो बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करना चाहिए बच्चों, ओरिजिन से बिलोंग करना चाहिए, या अ वेक्टर इज मेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है वो कौन सा वेक्टर कहलाता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। इसलिए आर वेक्टर जो होगा, मैंने तुम्हें बताया कि P के अंदर अगर x y z लिखा हुआ है तो ये तो क्या कहलाते हैं, केवल ये कहलाते हैं केवल और केवल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अगर मैंने r के पीछे लगा दिया x i कैप, y j कैप और z k कैप, तो ये क्या बन जाता है बच्चों हमारे पास, ये बन जाता है क्या, पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। हेडिंग बच्चों पोजीशन वेक्टर, उतार लो जल्दी से, मिटाने वाला हूँ मैं क्योंकि, जल्दी से उतारो, पक्का, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि हमारे पास एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना। एक तो है x, एक है y और एक है बच्चों हमारे पास z, जिसमें से 2 पॉइंट है। मान लो यहाँ से पहले यहाँ पर P पॉइंट तक गया, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, R1। क्या नाम दे दिया मैंने, R1 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छे से लिखूँ क्या, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, R1 वेक्टर। लेकिन P को थोड़ा मज़ा नहीं आया, P यहाँ से कहाँ चला गया बच्चों, Q पॉइंट की तरफ चला गया। कहाँ चला गया बच्चों, Q पॉइंट की तरफ। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये R जो है ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो 2 पर 1 द्वारा गया है, 2 को एम करते हुए 1 द्वारा, सही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ देखना बच्चों, मान सकते हैं कि जो Q पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या R2 होना चाहिए क्या। तो मैं एक सोच सकता हूँ कि P डिस्प्लेस्ड हुआ है, P क्या हुआ है बच्चों, डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स Q। समझ में आया, पी क्यू की तरफ क्या हुआ बच्चों, डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो इसका मतलब जो पी क्यू वेक्टर होगा उसको नाम क्या दे देते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या नाम दे दिया बच्चों अपन ने इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मेरा अगली हेडिंग यही है बच्चों, पहली हेडिंग पोजीशन थी, दूसरी हेडिंग क्या है बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोलते हैं विस्थापन सदिश। अब पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना बच्चों, ये चीज़ मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, वापस बता देता हूँ। तुम्हें पता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ओ पी क्यू। तो अपन को पता है कि यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे अपन बच्चों, ट्रायंगुलर रूल लगाएंगे। ट्रायंगुलर रूल क्या कहलाता है, 2 लगातार वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। तो लगातार वेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं, जल्दी देखो बच्चों, क्या ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू दोनों लगातार है क्या, और ओ क्यू वेक्टर तीसरा वेक्टर बचा हुआ है क्या। ओ पी वेक्टर की वैल्यू बच्चों पता है R1 है, इसकी वैल्यू क्या R21 है, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, R2 है। तो बताओ R21 जो वेक्टर है वो R2 माइनस R1 हो गया क्या। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो ओ पी वेक्टर है वो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और ओ क्यू वेक्टर जो है वो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप है क्या। सोचो ज़रा, सोचो ना कि अगर मैं इस पे पॉइंट लिख दूँ x1 y1 और z1, और इस पर क्या पॉइंट लिख देता हूँ मैं बच्चों, x2 y2 और z2, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर हो गए। दोनों की वैल्यू यहाँ रख दूँ मैं R1 R2, OP और OQ यही तो वेक्टर है बच्चों, ये है R1 वेक्टर और ये क्या है बच्चों, R2 वेक्टर। जब दोनों की वैल्यू यहाँ रखता हूँ मैं, तो सोचो ज़रा कि पी क्यू वेक्टर जो है वो मिल रहा है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। दोनों को सम्मिलित रूप से लिखूँ मैं तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों बताओ अपन को, ये वैल्यू मिली हमें p और q वेक्टर की। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक मैंने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर और एक मैंने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों को अच्छे से डील कर लिया बच्चों तुमने। हम क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या, ठीक है स्टार्ट करते हैं। ये सारा उतार लेना बच्चों, ये छोटी सी चीज़ मेरे को बतानी ही थी, बता रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सॉरी। अब प्रोडक्ट पे चलें क्या अपन डायरेक्ट, हाँ प्रोडक्ट पे चलते क्योंकि एक टॉपिक आता है बच्चों डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उसको अपन लास्ट में देख लेंगे। अपन पहले प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट मैंने डाल दिया बच्चों, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे निकलता है। अब मेरे को क्या करना है बच्चों,
तो एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर से। अब इसको करने के दो तरीके हैं, है ना, इसको करने के दो तरीके। अगर एक वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक वेक्टर से और उससे जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिले बच्चों में, स्केलर मिले। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर क्या मिल रहा है, स्केलर। या दूसरा स्टेप क्या है कि एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे आंसर हमें क्या मिले बच्चों, वेक्टर ही मिले, तो इसका प्रोसेस अलग है और इसका प्रोसेस अलग है, जिसे अपन कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। और इसे अपन कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल तो यही है, इसीलिए जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, कौन सा बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट, और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को तो मल्टीप्लाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, डॉट का। इसलिए अपन एक और नाम देते हैं इससे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ होता है, जिससे क्रॉस सिंबल कहते हैं, और इसका नाम क्या लिख देते हैं बच्चों अपन, क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक क्या होता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट समझ में आया, क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया। अभी समझाया कुछ नहीं, सिर्फ बताया कि नोटेशन कैसे कैसे लिखते हैं। एक चीज़ बताऊँ बच्चों में, मैंने लिखा है 2.3, एक लिखा मैंने 2.3, तो ये पॉइंट तो मतलब पॉइंट को ही बता रहा है, इसके बीच में डेसिमल को बता रहा है, लेकिन ये पॉइंट किसको बता रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई को बता रहा है। याद रखना, ये किसको बता रहा है, मल्टीप्लाई को। मतलब 2 3 या 6 लिखेंगे इसको। जब पॉइंट बिल्कुल बीच में लगा हुआ हो तो उसे पॉइंट बोलेंगे, लेकिन नीचे लगा हुआ डॉट तो उसे डॉट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। कभी कभी तुम एक्सप्रेशन नहीं लिखते हो, जैसे इस तरीके से लिख देते हो, जैसे मैंने लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स। ये पॉइंट किसको बता रहे हैं बच्चों, इनके डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं बता रहे। ये क्या बता रहे हैं तुम्हें, मल्टीपल हो रहे हैं प्रोडक्ट, इसको बार बार मल्टीप्लाई ना लिखना पड़े। बता लो बच्चों, ये पहले जो प्रोसेस मैंने तुम्हें समझाया है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट समझाने के लिए बच्चों एक टॉपिक है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बताओ बच्चों, प्रोजेक्शन से तुम क्या समझते हो। ये वर्ड है ना प्रोजेक्शन, फिर से लिख दिया मैंने, क्या लिखा है मैंने, प्रोजेक्शन। इससे तुम क्या समझते हो कि क्या होता है प्रोजेक्शन। बच्चों प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर किसी और चीज़ से है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक किसी और चीज़ से। वायर हिल रही, थोड़ा सा सही कर दूँ इसको मैं। अब प्रोजेक्शन समझाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर भी ऐसे समझा देता हूँ। मान लो कि बच्चों तुम्हारा ये हाथ है, ठीक है, और इधर तुमने रखी है टॉर्च। तो टॉर्च रखते ही क्या तुम्हारे हाथ की जो भी शेडो है वो इस बोर्ड पर बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ेगी। क्या कैसी पड़ेगी बच्चों, परपेंडिकुलर। तो वो शेडो ही तुम्हारा हाथ का क्या कहलाएगा बच्चों, प्रोजेक्शन कहलाएगा। समझ में आएगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक तो होता है ड्राइंग, एक होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही हमें ये सिखाया जाता था कि प्रोजेक्शन क्या होता है। अब मान लो कि हमारे पास एक नट है। अब नट को डिजाइन करना है, ड्राइंग देना नट को, है ना, इंजीनियरिंग के हिसाब से। इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पर हमें पैरामीटर्स भी लिखने पड़ते हैं, स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ता है, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ लिखनी पड़ती है। तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि डायग्राम बना दिया और ऐसे ऐसे करके अपन 10th क्लास में जैसे करते थे इस टाइप से शो कर देना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें आती है। एक आता है टॉप व्यू, एक आता है फ्रंट व्यू, और एक आता है साइड व्यू। अगर तुम देखो ये टॉप व्यू है इसका, तो टॉप व्यू बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन जब तुम इसका साइड व्यू देखोगे, साइड मतलब ये वाला पोर्शन दिख रहा है तुम्हें, तो क्या तुम्हें साइड व्यू बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा क्या। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। फ्लैट रेक्टेंगल टाइप,
और ये तो मैंने कौन सा बताया बच्चों, टॉप व्यू, ये मैंने बताया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब यहाँ से, और साइड व्यू मतलब अगर मैं आंखें यहाँ रख दूँ, तुम्हारे डोळे सही बनाया क्या, सही है, तुम्हारे डोळे यहाँ रख दूँ तो 1 2 3 केवल एक ही लाइन आ रहेगी बीच में, तो कुछ इस टाइप से बनेगा क्या वो। बस उसमें ये होगा कि तुम यहाँ से यहाँ तक की विड्थ लिख दोगे, यहाँ से यहाँ तक ही लिख दोगे। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, ये इनके प्रोजेक्शन कहलाते हैं। टॉर्च रखते हैं सामने, देखते हैं कैसी विड्थ आ रही, कैसी हाइट आ रही, ये सारी चीज़ें हम निकाली जा सकती है। अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पे, प्रोजेक्शन क्या होता है ना। ये समझ में नहीं आया होगा तुम्हें, फिर भी मैंने तो समझाया भैया, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी तुम्हें ये टॉपिक समझ में आए, लेकिन टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ है। प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या हुआ जरा देखना, हमने मान लो कि एक वेक्टर लिया है बच्चों, ए वेक्टर। क्या लिया है, ए वेक्टर। और ए वेक्टर के लिए यहाँ पर एक कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। यहाँ पर मैंने एंगल क्या बना दिया बच्चों, थीटा बना दिया, सही है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन ऐसे ही कुछ करा था, ठीक है। अगर मैं टॉर्च को क्या रख दूँ बच्चों, यहाँ पर रख दूँ, टॉर्च को क्या रख दूँ बच्चों, यहाँ पर रख दूँ, तो क्या बी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा क्या ए पर। प्रोजेक्टर नहीं सुना, बिल्कुल वो प्रोजेक्शन करता है ना पर्दे पे, वही है। प्रोजेक्ट हो जाएगा तो क्या पूरा का पूरा होगा या ऐसा ही होगा, केवल इतना सा, बिल्कुल केवल इतना सा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब बी ए पर क्या हो रहा है बच्चों, प्रोजेक्ट हो रहा है। और तुम क्या उसको ऐसे लिखोगे क्या, बी ए पर अगर प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या तुम इसको ऐसे लिखोगे क्या, सोच लो बच्चों, मैंने बता दिया तुम्हें। और अगर बी इस पर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा तो बी कहाँ जाएगा बच्चों, दूसरे एक्सिस पे जाएगा। कुछ याद आ रहा है क्या, बस इसी चीज को याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से ही। अगर मैं लिखता हूं ए बी कॉस थीटा, और यहां पर मैं लिखता हूं ए बी साइन थीटा, सही ना, बी साइन थीटा और यहाँ बी कोस थीटा है, तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम लिखोगे ए बी कॉस थीटा। और अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम लिखोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आखिर आया कहाँ से। डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से निकला है, बी को प्रोजेक्ट किया जाता है ए पे, और प्रोजेक्ट नहीं करते तो दूसरा एक्सिस बनता है बी साइन थीटा। तो प्रोजेक्शन के अनुसार ए पर प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो कोस थीटा कंपोनेंट होगा, नहीं तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या कहलाता है, सी साइन थीटा। जहाँ एंगल बनता वहाँ कोस थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा। याद आ रहा नहीं आ रहा, जहां एंगल बन रहा है वहां कोस थीटा कंपोनेंट बनेगा, जहां नहीं बन रहा वहां साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ए डॉट बी ए बी कोस थीटा मिलता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा मिलता है। लेकिन अभी भी तुम कंफ्यूजन होगी सर ये यहीं पर खत्म थोड़ी हुआ, तो यार इसकी चर्चा अभी मैंने करी नहीं है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। अभी अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट की। पहले ये उतार लो बच्चों, और क्रॉस प्रोडक्ट को उठाएंगे ना तब इसके बारे में सारी बता दूंगा कि इसमें क्या कमी आ रही है और क्या क्या चीज़ और जुड़ेगी। उतारो जल्दी से उतारो। अब देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, ए डॉट बी का फॉर्मूला मिला है ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे ए बी कोस थीटा को क्या तुम इसको ऐसे भी लिखोगे क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, सोचने वाली बात है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। क्या लेता हूँ बच्चों, छोटा सा एग्जांपल। मान लो कि मुझे आई डॉट आई करना है, या जे डॉट जे करना है, या के डॉट के करना है। तो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड कॉस आई जे और के। अगर आई और यहाँ पर भी आई है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों अपन, है ना, कोई ज़्यादा बदमाशियाँ नहीं करेंगे। क्या करा मैंने, बताओ। आई कैप कौन सा वेक्टर कहलाता था बच्चों, यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन बोलो यूनिट वेक्टर की। ये वेक्टर अपन ए का मैग्नीट्यूड है। अबे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। यूनिट मतलब हाँ, ये तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। बाकी 1 1 1 समझ में क्या, इसका आंसर 111 आ गया क्या 1, क्या इसका भी आंसर 1 होगा क्या, इसका भी आंसर 1 होगा क्या। तो अपन को एक चीज़ पता चल गई, आई जे जे के सबका आंसर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, मतलब 1 होता है। अगर मैं आई को
डॉट करता हूँ जे से, तो तुम्हें पता आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, और कॉस क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। सोचो जरा, क्या 90 डिग्री होगा नहीं होगा? अब जब 90 डिग्री होगा इसका मतलब आई जे की वैल्यू तो 1 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 1 हो गई, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 0। आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब आई को जे से डॉट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि इनके बीच में एंगल जो है ना रिस्पेक्टिवली वो 90 डिग्री है। इनके बीच एंगल जो है वो कितना है बच्चों 90 डिग्री। ओके, अब कहानी सुनना बच्चों कि अगर मैं जे डॉट आई करता हूँ तो आई जे और कॉस कितना हो जाएगा माइनस का 90 होगा बच्चों। देखो सुनना, आई डॉट जे कर रहे हो तो ये प्लस का और ऐसे जा रहे हैं तो माइनस का 90 डिग्री, तब भी आंसर क्या मिलने वाला 0 पूरा। तो तुम्हें एक चीज पता चल गई कि केवल आई को आई से मुंह लगा रहे हो या जे को जे से मुंह लगा रहे हो या के को के से मुंह लगा रहे हो तो ही आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों 0 मिलेगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उतार लो बच्चों, जल्दी से उतार लो। उतारोगा? चलो उतारो मत, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास मान लो ए बराबर एक है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k कैप और एक है b बराबर माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, और अपन को बोला है कि a डॉट b निकालो। तो कैसे निकालोगे तुम? इसका ब्रैकेट तो खोलने बैठोगे नहीं, तुम सीधा क्या करना, तुम्हें पता है कि आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही आंसर आ रहा है। आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही आंसर आ रहा है, नहीं तो आंसर नहीं आ रहा। आई जे के आपस में रिलेटिवली मल्टीप्लाई होते हैं तो सबका आंसर क्या मिलता है बच्चों 0 मिलता है। मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो आई से बिल्कुल आंसर मिला 1 प्लस 3 माइनस 4, आंसर आ गया माइनस का 1। एक बार चेक कर लो बच्चों जल्दी से, सही है क्या? आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग गया, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस 2 और 4 6 2 ही तो लिखा हुआ बच्चों। अबे यार दिख रहा नहीं है तुम्हें? 2 ही तो लिखा हुआ है, पक्का समझ में आ गया। माइनस का 2 आंसर क्यों आया? क्योंकि 4 और 2 माइनस का 3 और बोलो 4 और 2 माइनस का 6 प्लस का 3 कटा तो माइनस का 3 बचा। अब सही है, माइनस का 3 ही तो लिखा हुआ बच्चों। आगे चले, थोड़ा ढंग से लिख दूं क्या मैं? तो ये अपने पास आंसर मिला है माइनस का 3। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक ए वेक्टर जो है वो 2i के प्लस 3j कैप है और एक वेक्टर है जो कि i के प्लस k कैप है और बोला कि a डॉट b निकालो, तो आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ बच्चों आंसर। पक्का? क्योंकि आई से मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ है ही नहीं, के का के साथ है ही नहीं, तो पर मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, केवल आई से मल्टीप्लाई करके देख लिया, आंसर आ गया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मुझे कुछ चीज़ें नोट करके लिखवानी बच्चों, थोड़ा सा जल्दी उतारना स्पीड में, वीडियो पोस्ट करके स्पीड में उतारो। मैं कहानी बताता हूँ क्या है। कहानी देखो बच्चों क्या है। कहानी ये है कि अगर ए एंड बी एक दूसरे के या तो कोइंसाइड हो या एक दूसरे के पैरेलल हो या एक दूसरे के कोलीनियर हो, ये 3 वर्ड जब भी आता है तो मैंने तुम्हें बता दिया थीटा की वैल्यू इनमें 0 होती है, तो ए डॉट बी ए बी मिलेगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और अगर ए बी परपेंडिकुलर आ जाए एक दूसरे में, ये तो पैरेलल वाला सिंबल आ जाएगा क्या, ए और बी परपेंडिकुलर आ जाए तो ए बी cos 90 हो जाएगा, आंसर क्या है 0। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल गई है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 vectors are 0 then they must be परपेंडिकुलर। थोड़ा स्पीड में, मतलब क्या हो गया कि अगर 2 वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और अगर अपन बोलते हैं कि 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये दोनों मंत्र याद कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल निकालो अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 है। अबे यार निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि एंगल कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। कोई परेशानी वाली बात? पहली चीज तो ये बता दी मैंने, नोट डाल के लिखना बच्चों ना, नंबर 1 नोट, नंबर 2 नोट, नंबर 1 नंबर 2। ये मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। किसकी बच्चों? ये मैं बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दूसरी भी समझ में आ गई, जल्दी से उतारो। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वालों। तो तीसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर ए
डॉट बी जो भी है, हमें पहले सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला तो क्या है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। हमें बोला कि टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल जब भी निकालते हैं तो हमेशा cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कहाँ से आया बताइए फॉर्मूला, कि ए बी का इसके नीचे डिवाइड कर दिया क्या, पक्का कोई परेशानी वाली बात। हमारे पास मान लो कि एक वेक्टर दे दें यू ए, एक वेक्टर बोल दिया और बोला कि ये है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और एक वेक्टर है बी 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 4k कैप, और बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो तुम कुछ नहीं करोगे बच्चों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 1 और 4 5 और 6 11, बाकी इन दोनों का क्या लगेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड लगेगा। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन उठाया, इसका आंसर निकलेगा नहीं, निकलेगा चलो ठीक है मान लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे। फॉर्मूला लगाना बच्चों, देखो जरा, आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप है, तो मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बताऊँ ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों, देखो जरा, अगर हमारे पास केवल x और y होता, जिसमें r वेक्टर में भी क्या आता, केवल x प्लस वाई जे के, और मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम्हें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू दोनों में कितनी है बच्चों, 90 डिग्री है ना, तो cos 90 वैल्यू 0 होगी, तो क्या r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया क्या। इसी प्रकार अगर मैं z भी ले लेता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, 4 प्लस 1 क्या रूट का 6 आ गया क्या। इसका भी निकाल सकते हो 3 तरीका, 9 प्लस 1 4 चौक 16 25 26 का रूट सोल्व करना चाहो, आंसर रख देंगे 11 बटे रूट का 6 रूट का 26, और थीटा निकालना तो कोस इन्वर्स कर देना, आंसर ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों। अब तुम्हारे पास सोचो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल निकालो, कोस इन्वर्स कहीं नहीं दे रखा, साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स कोसेक इन्वर्स ये दिए हुए। तो यार एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है तो बाकी के कैसे निकालते हैं, याद आ रहा पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले से ट्रायंगल बनाना, या लाल कक्का से एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा तो बाकी निकालो, उसी मेथड से निकाल लेना बच्चों। क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा मैं, उतार लो बच्चों उतार लो। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया वो साथी, तेरे बिना ए प्लस बी। बच्चों मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा है, ढंग से लिखो, a प्लस बी बराबर a माइनस बी, बोला कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों के बीच का एंगल बताओ। सोचो बच्चों क्या ये एक r1 वेक्टर हो गया क्या, मैंने बताया था ना जब ऐसा कुछ बोला ये r2 वेक्टर, r1 वेक्टर इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, पक्का कोई परेशानी वाली बात नहीं, का रूट होगा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा होगा कि नहीं होगा, रूट से रूट कर गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2ab से 2ab कट गया, बचा क्या बचा, यहाँ पर बचा cos थीटा, यहाँ पर बचा माइनस का cos थीटा। सोचो जरा, पक्का ना, एक बार देख लो ढंग से, मैंने जो काटापट्टी करी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट गया, बचा 2ab से कट गया, यहाँ बचा cos थीटा, वहाँ बचा माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा वहाँ ले आएंगे तो 2 cos थीटा हो जाएगा, बराबर में बचे 0, बराबर क्या बच जाएगा बच्चों 0। अच्छा तुम cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर सोचो जरा 1 बराबर -1 के बराबर आ जाएगा। अब ये करते हैं ना, कॉमर्स वाले करते हैं, मीम्स वाले करते हैं ना, ऐसा अपन नहीं करेंगे। cos थीटा वहाँ जाएगा तो 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0, cos थीटा की वैल्यू 0 कितनी होती है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। ये तुम्हारे सामने आंसर बच्चों, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ तो इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा उतार लो ना बच्चों। ये मैंने एक रैंडम से क्वेश्चन उठाया है, स्पीड में हो गया, धीरे धीरे देख लेना तुम, स्पीड को धीरे करके है ना। आगे चले बच्चों, अपन अब कौन सा टॉपिक पे चलेंगे बच्चों हमारे पास, ओहो डॉट प्रोडक्ट हटा दूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
हम पढ़ेंगे अभी क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। परेशानी तुम्हें इसी में आती है क्या? डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताऊं, सिंपल सा, वर्क डन में एफ डॉट डी। चलो छोटा छोटा एप्लीकेशन, सिंपल सिंपल, जैसे वर्क डन निकालते थे ना तो एफ डॉट डी, ये डॉट प्रोडक्ट में यूज होता था। तुम्हें याद है बच्चों, फ्लक्स निकालते थे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। तुम्हें याद है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते थे तो क्या निकालता था? बी डॉट डी ए। ये सारे डॉट प्रोडक्ट यहाँ यूज़ होते हैं क्योंकि ये सब क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती है। क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए मुझे दो वेक्टर का ऐसे मल्टीप्लाई करना जैसे आंसर जो मिले ना वो स्केलर मिले। तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होता था? वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता था। फॉर्मूला निकालने का तरीका वही, एफ डी कॉस थीटा ई डी ए कॉस थीटा ई बी डी ए कॉस थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि तीनों में थीटा की वैल्यू अगर 90 कर दूँ तो वर्क डन भी 0 होगा, फाई भी 0 होगा और फाई भी 0 होगा। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैग्नेटिक में एम ए आता है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब सोचो बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। मान लो कि ये तुम हो, मम्मी ने बोला कि गैस का सिलेंडर उठा के यहाँ से वहाँ रख दे, तो तुमने यहाँ से वहाँ गैस का सिलेंडर उठा के क्या करा? रख दिया यहाँ पे। फिर भी मम्मी ने क्या बोला तुम्हें? तुमने गैस का सिलेंडर उठा के यहां से वहां पटक दिया, फिर भी मम्मी ने तुम्हें बोला हरामखोर, कामचोर। कामचोर बोल दो। अबे क्या लिखा? करमचोर नहीं, कामचोर। फिर भी तुम्हें मम्मी ने बोल दिया कि तुम कामचोर हो। ये तो यूनिवर्सल है, सुनाई देगा ही देगा। अभी कल ही क्या हुआ कि एक कप टूट गया मेरे हाथ से तो मम्मी ने मेरे को डांटा। फिर दूसरे दिन मम्मी के हाथ से पहले कभी कप टूटा था तब भी मेरे को ही डांटा। क्यों? क्योंकि ये कप किसने रखा है यहाँ पर। छोड़ो, अब इसके पीछे कहानी बताऊँ बच्चों। तुम यहाँ से यहाँ गए, ये डिस्प्लेसमेंट था, तुमने फोर्स कहाँ लगाया? ऊपर लगाया। दोनों के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। फिजिक्स कहती है कि cos 90 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब फिजिक्स मम्मी भी जानती है कि तुमने जो काम किया है वो काम चोर वाला था। तुमने उठा के वहाँ से वहाँ तक रख दिया लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था? डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है। पक्का, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो कि हमारे पास एक सरफेस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, नहीं निकल रही? ठीक है, सोचो ये सरफेस है तो इसका जो एरियल वेक्टर है, एरिया समझो, एरिया, ये इसका एरिया होगा बच्चों। सामने से दिख रहा है ना एरिया ज़्यादा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, लेकिन तुम्हारी जो थाली है वो टेढ़ी पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी निकल गया, कैसे में से कोई पेनिट्रेट करके जा रही है कि नहीं जा रही? मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एरिया वेक्टर तो ये हो गया और ई वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 दिया गया। फ्लक्स ये निकला गया, फ्लक्स कितना होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी बता दिया बच्चों मैंने। जल्दी से उतार लो बच्चों। तुम्हें एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं कि एरियल वेक्टर होता है क्या? एरिया वेक्टर होता है क्या? तो ये तुम बताना मुझे ना सॉल्व करके कि क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या? तभी तो फ्लक्स समझ में आएगा तुम्हें। क्रॉस प्रोडक्ट पे चलो, लिखने का तरीका ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। अबे यार ये कहाँ से आ गया? अभी तो सर आपने सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखा था। मैं बताऊँ बच्चों, देखो क्या है। अभी भी मैंने बताया कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए बी पर लांद रहा है तो बी cos थीटा आ रहा है, तो यार बी ए की डायरेक्शन में आ गया। लेकिन यहाँ पर जा रहे हैं तो बी साइन थीटा चला गया ना, तो वो ए से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया क्या? और जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो उसे अपन कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल लाइन। परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल लाइन, इसे नॉर्मल लाइन बोलते हैं। और यही अगर मैं वेक्टर बोलता हूँ नॉर्मल वेक्टर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन वेक्टर से। क्या बोलते हैं बच्चों? एन वेक्टर से। अब सुनना, अगर ए क्रॉस बी है और इसको मैं केवल ए बी साइन थीटा लिखता हूँ तो ए मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। बी भी मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। और साइन थीटा भी क्या है बच्चों? स्केलर ही तो है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि तू कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो मुझे स्केलर 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 के साथ वेक्टर बनाना है। तो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था ना बच्चों, दो 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 दो
2 के पीछे न्यूटन लगा दो, फिजिकल क्वांटिटी बन गई, डिग्री लगा दो, एंगल बन गया, डिग्री सेंटीग्रेड लगा दो, टेम्परेचर बन गया, केल्विन बना दो, किलोग्राम बना दो, मास बन गया। ऐसे ही आई कैप बना देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए जैसे पीछे सबके यूनिट लगाते हैं, यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है, इसलिए यूनिट वेक्टर का बहुत बड़ा महत्व है नहीं है। अब सुनो, मुझे इसको बनाना है वेक्टर है, लेकिन ये अभी भी क्या है, स्केलर है, तो मुझे पीछे क्या लगाना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर भी कौन सा, अलोंग दी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में ए के परपेंडिकुलर है क्या, जिसको मैंने नाम दे दिया नॉर्मल वेक्टर। तो बताओ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा में एन वेक्टर लगाऊं या कैप लगाऊं? पक्का बच्चा समझ में आ गया? ये एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड से निकलेगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया अब तुम्हें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब कहानी क्या है, मैं मान लो बच्चों कि वही एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या करा मैंने, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करा, तो तुम्हें पता आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन तुम्हें पता 0 डिग्री होगा, और पीछे लगाना है एन कैप। एन कैप लगाने की जरूरत है नहीं बच्चों, वैसे कोसाइन 0 की वैल्यू 0, तो इस पूरे फंक्शन को ही क्या बना देगा, एक्सप्रेशन को 0। तो आई क्रॉस आई 0 होगा, तो इसका मतलब जे क्रॉस जे भी 0 होगा, और के क्रॉस के भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। लेकिन अब ये एन कैप की कहानी क्या है, एन कैप बताता हूँ बच्चों, देखो जरा। अगर ये आई कैप है तो आई कैप का नॉर्मल वेक्टर एक तो जे कैप होगा और एक के कैप होगा, तो एन कैप की जगह तुम या तो जे कैप लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो बच्चों, के कैप। कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं है, लेकिन तुम जब साइन 0 की वैल्यू 0 रख रहे हो तो 0 रखने से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आई कैप जे कैप के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट 0 था, जबकि डॉट प्रोडक्ट 1 होता था। अब सोचो बच्चों, आई को जैसे कर रहे थे वहाँ पर तो 0 आ रहा था, अब यहाँ को आई को जैसे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो क्या आता आंसर, वो देखें। मिटा रहा हूँ बच्चों, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो, पूरा उतारो। पूरा उतारो बच्चों, पूरा उतारो। अब देखो, अगर मैं J को I से क्रॉस करता हूँ तो I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड और कॉस, यहाँ डायग्राम बनाओ, ये I कैप है, ये J कैप है, ये K कैप है। I को जैसे कर रहे हैं तो 90 डिग्री आएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 90 डिग्री। मतलब जब मैं J को I से क्रॉस करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, आई कैप जे कैप वही कॉस माइनस का 90, ये प्लस का 90। किसी को बताना मत बच्चों, ये साइन 90 और ये साइन माइनस का 90 हो जाएगा। और अब लगाना है एन कैप। अब सोचो बच्चों, जब मैं आई और जे के साथ खेल रहा हूँ तो मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर लेना है, ऐसा नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेना है। हाँ, ये जो एन कैप है ना, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर तो मैंने पढ़ लिया, इसको यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई कैप और जे कैप की बात करूँ तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेना है, जो कि क्या है बच्चों, के कैप। पक्का क्या है बच्चों, अरे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और क्या बचा, के कैप। आंसर क्या है बताओ, के कैप। आई को जे से क्रॉस करते हैं तो के कैप मिलता है, लेकिन जे को आई से क्रॉस करेंगे तो माइनस का के कैप मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई को जब जे से क्रॉस करते हैं तो के कैप मिलेगा, है ना। जे को जब के से क्रॉस करते हैं तो आई कैप मिलेगा, और के को जब आई से क्रॉस करते हैं तो जे कैप मिलेगा। सोचो जरा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें क्या है बच्चों, आई को जब क्रॉस कर रहे हैं जे से, जे को क्रॉस कर रहे हैं के से, और के को क्रॉस कर रहे हैं आई से। डायरेक्शन याद रखना बच्चों, आई को जे से, जे को के से, ठीक है। इसको रिवर्स कर दो, आई को जैसे कर रहे हैं ऐसा, तो जे को जब आई से कर रहे हो तो उल्टा माइनस का के कैप, फिर जे को के से कर रहे हो तो प्लस का आ रहा, तो के को जे से कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का आई कैप, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के आई क्रॉस के तो माइनस का जे कैप। डायरेक्शन चेंज करती है, 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि बच्चों कहानी इसमें, इसमें और इस पे।
इसमें तो आंसर क्या मिला था, आई कैप, इसमें आंसर क्या मिला था, के कैप, इसमें आंसर क्या मिला था, जे कैप। उल्टा करेंगे तो माइनस का के कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ये तो मैंने तुम्हें डीप कंसेप्ट पढ़ाया, लेकिन अपन को अब डायरेक्ट याद रखना है। ये चीज़ याद रखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें बोला है कि भैया 3 आई कैप प्लस जे कैप को क्रॉस करो के कैप से तो आई को के से क्रॉस करेंगे, आई को के से, सोचो बच्चों, आई को के से क्रॉस करेंगे तो जे कैप आएगा, उल्टा कर रहे हैं ना। फिर जे को के से क्रॉस कर रहे हैं तो आई कैप आएगा, तो आंसर आ गया 3 और 3। कोई परेशानी वाली बात, उल्टा कर रहे हैं ना अपन, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? छोटे क्वेश्चन में तो इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों हो, आई कैप जे कैप के कैप तीनों, ये उतार लो बच्चों, उतार लो। अब सोचो कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कहानी कि 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप को मुझे मान लो क्रॉस करना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये प्लस है ना बच्चों। तो क्रॉस करने के लिए क्या करोगे बच्चों, देखो तुम आई को पहले आई से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, फिर आई को जे से करोगे, आई को के से करोगे, 3 बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो 9 टर्म मिलेगी और उसको सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं करना, गधा मजदूरी तो बिल्कुल नहीं करनी। डायरेक्ट ट्रिक समझाता हूँ बच्चों, अच्छे से याद रखना। तुम्हें क्या करना, आई कैप जे कैप और के कैप पहले से लिख लो, आगे वाले वेक्टर के कंपोनेंट ऊपर लिखो 3 2 1, कोफिशिएंट जो भी है ना, माइनस है तो माइनस जरूर लिखना, प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस प्लस की गड़बड़ी मत करना। और 1 1 1 इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। यहां तक करने के बाद अब अपन को लिखना है बच्चों फॉर्मूला, कौन सा कहना है बच्चों, हाइड एंड सीक वाला। कैसे, आई कैप जे कैप, पहले ऐसे लिख देना सब जने, आई कैप जे कैप के कैप, सबके आगे एक एक कमरा होना चाहिए बच्चों, इस तरीके से 2 वाला। आई कैप में आई कैप को छुपाओ, क्या दिख रहा है तुम्हें बच्चों, इसको भी छुपा देना है ना। तो क्या दिख रहा बताओ, 2 1 1 1 2 1 1 1, इसको छुपाओ, क्या दिख रहा है बच्चों बताओ, हैं 3 1 1 1, इसको छुपाओ बच्चों, क्या दिख रहा है बच्चों 3 2 1 1, पता है। अब बस एक सिंबल लगाना बच्चों, इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा रहा, तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा तो तीसरा प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव NaCl में नहीं होता प्लस माइनस प्लस, बस उसी तरीके से। ये जो मैंने तुम्हें कहानी बताई है, इसमें इससे क्रॉस प्रोडक्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पर तुम स्टेप दोहराओगे ना, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे होता है 2 1 जा 2, माइनस का 1, आगे क्या चल रहा है आई कैप माइनस 3 माइनस 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 के कैप। आंसर क्या आ गया, आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। स्टेप देख लो बच्चों अच्छे से, प्रैक्टिस करते रहना, 2-4 क्वेश्चन की आंसर तुम्हें मिलेगा। वापस देख लो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है। एक क्वेश्चन और लूँ, पहले इसको उतार लो, उसमें से समझा दूंगा और अच्छे से। इसको उतारो बच्चों पहले जल्दी से, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं ना। सोचो हमारे पास, मैं इससे सिंपल से क्वेश्चन लेता हूँ, एफ और आर दे रखा है ना, तो हमारे पास एफ वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 आई कैप माइनस 10 जे, 4 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और आर वेक्टर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप। मुझे बोला है कि टॉर्क निकालो, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो एफ क्रॉस आर होता है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, फॉर्मूला है हमारे पास। तो लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप कितना है 4, जे कैप कितना है माइनस का 10, के कैप नहीं है 0 लिख दो। बताओ 5 माइनस का 3 और 0 लिख दिया, ठीक है। लिखने का तरीका, आई कैप के आगे 2 दीवार माइनस लगा देना, फिर प्लस लगा देना, के कैप, ठीक है ना। याद रखना इसके आगे माइनस लगाना, इसके आगे प्लस लगाना, ऐसे नहीं तुम ऐसा कर दो, बाद में लगाना मतलब है ना। इसको छुपाओ, हाइड एंड सीक खेलो, तो माइनस का 10 0 0 माइनस का 3 पक्का। इसको छुपाओ तो क्या लिखेंगे बताओ 4 5 0 0 पक्का। और इसको छुपाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ 4 माइनस का 10 5 माइनस का 3। क्या ये पूरा 0 हो गया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चा क्या ये 4 तिया 12 माइनस का 12, 5 दाए 50, 50 है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में एक माइनस भी आता ना बच्चों। 50 में से 12 माइनस कर दो, आंसर शायद 38 समथिंग गया के कैप। ये हमारे पास इसका आंसर है। और गड़बड़ी तो नहीं होगी बच्चों, गड़बड़ी कैसे हो सकती है, नहीं यार
ओके ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो R क्रॉस F के बराबर है, तो इसलिए माइनस का जाएगा। ठीक है, माइनस का 38 के केप, ये हमारे पास आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट करना अपन को अच्छे से आना चाहिए। ये मैंने बात करी डॉट प्रोडक्ट की, फिर मैंने बात करी बच्चों किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। अपन ने बच्चों प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कहाँ काम आता है इसका भी एप्लीकेशन एक तुम्हारे सामने आ गया, टॉर्क के अंदर, हमेशा टॉर्क के अंदर ही काम आता है। दूसरा मैं बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले जो क्वेश्चन थे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारा डॉट प्रोडक्ट पे काम करती है, सिंगल डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है, जिसमें तीनों डायरेक्शन यूज़ होती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो किसी एक को पूछते हैं ना, तो बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से चलता है मामला। पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी ये दोनों चीज़ें समझ में आई कि अच्छे से। ठीक है, अब अपन बच्चों एक मैं बात कर लेता हूँ अपने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो, हेडिंग डालेंगे बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद अपन डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस। मान लो बच्चों हमारे पास एक पॉइंट है P, जिसका वेक्टर क्या दिया हुआ है, AI प्लस BJK प्लस CK। हेडिंग क्या लिखिए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, DR एंड DC। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, दिक अनुपात और दिक को जाए, ठीक है ना हिंदी में। अब देखो बच्चों, AI BJK और CK, तो जिसमें जो ABC है ना बच्चों, A, B, C, इससे अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियो। क्यों कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, मैं समझाता हूँ बच्चों। देखो, क्या तुम बोल सकते हो कि ये जो P पॉइंट है ये X पर कितना गया, A, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी A होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी A होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी A होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी A होगा। सारे क्या होंगे बच्चों, A। इसी प्रकार B, इसी प्रकार C। ऐसे इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस को जिस पे काटते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्शन को किसी रेशियो में कटना। तो ए बी सी, इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए जो है एक्स डायरेक्शन को काट रहा है, बी वाई डायरेक्शन को काट रहा है और सी जेड डायरेक्शन को काट रहा है, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, डायरेक्शन रेशियो। बड़े सिंपल सा था, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या आता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। थोड़ी सी आगे बात करें बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन की। यहाँ पर एक वर्ड मैंने कोसाइन के बारे में पहले बता दिया, ये एक्चुअली में किसकी बात हो रही है बच्चों, कोस थीटा की बात हो रही है। हम यहाँ कोस थीटा तो पढ़ेंगे नहीं। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूँ और मैं निकालता हूँ किस में, वाई में, फिर मैं निकालता हूँ जेड में, तो एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, जेड डायरेक्शन के लिए मुझे कुछ एंगल बनाने पड़ेंगे। तो ज़रा गौर करेंगे बच्चों, गौर फरमाएं। मान लेते कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ, जेड मतलब ये है जेड एक्सिस है ना बच्चों, इसके साथ बना रहा है मामा। तो मान लेते हैं कि मुझे निकालना है यहाँ से कॉस अल्फा, मुझे निकालना है यहाँ से कॉस बीटा, और मुझे निकालना है यहाँ से कॉस मामा। आहा, पंडित बद्री प्रसाद को याद करो बच्चों, हर हर भोले, लाल कक्का को याद कर लो बच्चों, काका को याद कर लो। तो पंडित बद्री प्रसाद ने बेस अपन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कण। तुम पता है एंगल जहाँ से बनता है वो बेस कहलाता है। बेस क्या कहलाता है, जहाँ से एंगल बन रहा है। तो मैं अल्फा की बात करूँ, अल्फा बन कहाँ से रहा है, यहाँ से बन रहा है क्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। हाइपोटेनस मतलब यही है क्या, आर। तो बताओ मैंने आर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है। आर मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर नहीं लेंगे, तो मैंने आर लिख दिया। इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी बटे आर, और इसकी जगह सी बटे आर। तो ए बटे अंडरूड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गया बच्चों आंसर। इसे बोलते हैं एल, इसे बोलते हैं एम, इसे बोलते हैं एन।
मतलब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में कि हमारे पास a, b, c तो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो और l, n कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। बड़ा बड़ा दिखाओ बच्चों, अच्छे से दिख रहा होगा तुम्हें, कोई परेशानी वाली बात तो हुई ही नहीं होगी। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या मिटाऊं बच्चों, कुछ तो मिटाना पड़ेगा, कुछ तो। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, इधर वाला, क्योंकि खतरनाक चीज़ है बच्चों, अभी तो बची हुई। बच गया। सोचो, मुझे एक चीज़ पता चल गई ना कि जो कोस अल्फा ही है ना वो L है, और L ही क्या है बच्चों, A/√, में a² b² प्लस c² है। दिख रहा है क्या बच्चों? पक्का दूसरा कलर ले लूँ क्या? ये जो कोस बीटा है ना बच्चों, यही m है, और इससे अपन बोलते हैं b/a² प्लस b² प्लस c², और कोस गामा जो है वो n है बच्चों, जिसको बोलते हैं c/a² प्लस b² प्लस c²। अगर मैं ऐसा करूँ कि L² m² और n² को जोड़ता हूँ, मतलब क्या एक्चुअली में मैं cos² अल्फा, cos² बीटा और cos² मामा क्यों करा मैंने स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाना है। तो सोचो बच्चों, क्या a² प्लस b² प्लस c² आ जाएगा क्या b² सेम आ जाएगा क्या, c² सेम आ जाएगा क्या? सोचो, सेम आ जाएगा तो एलसीएम क्या आ गया, a² b² c², ऊपर क्या आ गया a² b² c², कट गया आंसर क्या आ गया 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 1। प्रूफ दैट डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर 1। L² m² n² की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 1 होती है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों कहीं पे क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, कहीं पर क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, कि हमारे पास ऐसा बोल देवे कि प्रूफ दैट sin² अल्फा, sin² बीटा और sin² मामा की वैल्यू 2 है। अरे बहुत सिंपल है, तुम्हें पता है बच्चों, cos² अल्फा, cos² बीटा और cos² मामा की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin² अल्फा, इसको 1 माइनस sin² बीटा, इसको भी 1 माइनस sin² मामा, क्या हो गया 1। एक 1 से तो एक 1 काट दो सीधा, बचा 1 और 1 2 बचा। क्या इन तीनों को उठा के वहाँ ले जाओ, क्या बचा sin² अल्फा, sin² बीटा और sin² मामा। खत्म हुआ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर का मेजर टॉपिक सारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कुछ छुट्टी भी होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना बच्चों।